हेलो दोस्तों। मेरी उम्र 21 साल है और मैं सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। यह उस समय की बात है जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। रोज की तरह आज भी घर की साफ सफाई करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। गर्मी के कारण मेरी पूरी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर अकड़ गया हो। मैं बस सुकून पाने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरे भाई अयान ने मुझे देखा और पास आकर कहा, दीदी, आप बहुत थकी हुई लग रही हो। चलो मैं आपका सिर दबा देता हूँ। अयान मेरे सिरहाने बैठकर मेरे सिर की मालिश करने लगा। मुझे सच में बहुत सुकून महसूस होने लगा और मेरा दर्द भी कम होने लगा। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में चली गई। अचानक मम्मी की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुली। मैं हड़बड़ाकर उठी, लेकिन नींद के कारण मेरा सिर अब भी भारी लग रहा था। मैंने अयान से कहा कि मैं थोड़ा और सोना चाहती हूँ ताकि मेरी तबीयत ठीक हो जाए। थोड़ी देर बाद अयान मेरे लिए ठंडा दूध लेकर आया। उसका इस तरह ख्याल रखना मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने उसे ढेर सारी आशीर्वाद दी और दूध पीने के बाद वापस बिस्तर पर लेट गई। अयान ने फिर से मेरा सिर दबाया और कहा, आप आराम से सो जाओ, मैं यहीं हूँ। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगीं और मैं फिर से गहरी नींद में चली गई। कुछ घंटों बाद मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे बिस्तर के पास आकर बैठा हो। मैंने घबराकर आंखें खोलीं, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि सोने से पहले मैंने खुद दरवाज़ा बंद किया था। मुझे थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज किया और वापस सोने की कोशिश की। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठकर मेरे बालों को सहला रहा हो। घबराहट के कारण मैंने कमरे की लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, तब अयान भी जागकर बाहर आ गया। उसने पूछा, क्या हुआ दीदी? मैंने उसे सब कुछ बताया। उसने मुझे दिलासा दिया और कहा, आप चिंता मत करो, मैं यहीं आपके पास सो जाता हूँ। उस रात अयान मेरे साथ सोफे पर सो गया। मैं बहुत जल्दी सो गई, लेकिन उस दौरान मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे बहुत ध्यान से देख रहा हो। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली, तो मेरा मूड कुछ अजीब था। मुझे लगा जैसे कुछ अनजाना सा हो रहा था, मगर जब मैंने अपने भाई की तरफ देखा, तो वह बिल्कुल सामान्य था। मैंने उससे पूछा, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो हमेशा ही इतना खुश रहता हूँ। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए, वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाने के बाद जब मैं आराम से बैठी, तो अयान तेल की बोतल लेकर मेरे पास आ गया। उसने कहा, अन्नू दीदी, अपने बाल खोलिए, मैं आपके सर की मसाज कर दूं। उसकी बातें मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती थीं, तो मैंने कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है। जाओ दोस्तों के साथ समय बिताओ, मुझे मसाज की ज़रूरत नहीं है। मगर मेरी बातों की उसने कोई परवाह नहीं की। वो खुद ही मेरे बालों से कैचर निकालने लगा और हंसते हुए बोला, अरे, नखरे मत करें। ऐसे भाई किस्मत वालों को ही मिलते हैं। जब आपका भाई आपकी देखभाल करना चाहता है, तो आपको खुश होना चाहिए। आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको आराम मिलेगा। उसने मुझे उठाया और कमरे में ले गया। मैं बिस्तर पर लेट गई। बाल नीचे लटक रहे थे और वो मेरे सरहाने बैठकर धीरे धीरे मसाज करने लगा। मसाज के दौरान मैं गहरी नींद में खो गई। कुछ समय बाद जब जागी, तो शरीर में अजीब सी थकान और दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने भारी वजन मेरे पैरों पर रख दिया हो। उठने की कोशिश की, तो पूरे बदन में दर्द फैल गया था। जैसे तैसे उठकर इधर उधर देखा और पाया कि मैं पूरी तरह से भीगी हुई थी। कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और कमरे में गर्मी थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन चक्कर आ रहे थे। चलना भी मुश्किल हो गया था। किसी तरह बाथरूम तक पहुंची, फ्रेश हुई और अपनी हालत पर गौर किया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सोई नहीं, बल्कि कोई बहुत भारी काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली, तो मुझे फुसफुसाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था। फिर वो किसके साथ बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक आवाज आनी बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी जब वह व्यक्ति बैठक से निकला। उसके हाथ में काफी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर बल पड़े। अगले ही पल उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर कहने लगा, अन्नू, आप उठ गईं। मैं चलते हुए उसके करीब आई। वह हड़बड़ाकर पैसे अपनी पैंट की जेब में डाल रहा था।
मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर कहा, इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नजरें झुका चुका था। कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि उसने ये पैसे पापा के क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वह सहम गया। कहने लगा, ये पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इनसे ही मोबाइल लूंगा, लेकिन उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, हाँ तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब हैं। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा था। मैंने वो पैसे रात को पापा को दे दिए थे। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। मुझे अय्यान की हरकतें कुछ मुश्किल सी लगने लगी थीं, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। उस रोज भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई, तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने बौखलाकर आंखें खोलीं, तो अय्यान मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दें। इस घर में एक मैं ही हूं जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। खैर, मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। अय्यान के हाथों के मसा जैसे मैं नींद की गहराई में खोने लगी थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। यह सामान किसका था? मैं तो कुछ भी बोल नहीं सकी। सर में इतनी तेज दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे पास में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मगर कौन बोल रहा था ये मैं पहचान नहीं सकी। मुझे तो बस अयान की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, तो सारा दृश्य मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा, जहां शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो यह सब कुछ समझ ना पाती। घर में मेरे और अयान के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो? सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली हो चुकी थी। दिन ब दिन मैं कमजोर होती जा रही थी। उस दिन भी अयान मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफी खराब थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान होने लगी। उन्होंने कहा कि वे अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी, ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। उस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए थे। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं गर्भवती हूं। आखिर यह सब मेरे साथ कौन कर सकता था? अयान मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ। बात ऐसी थी कि किसी से छिपी नहीं थी कि मेरा सौतेला भाई है। वह मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मैं माँ की पहली शादी की औलाद हूँ। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थीं। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को यह बात बताऊं। अयान मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींच देता। एक दिन मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करे। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने देखा तो मेरी सांसें थम गईं। जो मैं समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। बच्चा किसी और का था, लेकिन कौन हो सकता था? मैंने अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। एक दिन जब माँ बाप घर पर नहीं थे, अयान फिर मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि न सोऊं, लेकिन तेल में शायद बेहोशी की दवा थी। जैसे ही मैं उसे सूंघी बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद होश आया। माँ बाप भी घर लौट आए थे। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। अयान मेरे कमरे में अपने उबाश दोस्तों को लाता था, जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे अयान को पैसे देते और चले जाते। ये जानकर मैं टूट गई थी। मैंने कमरे से बाहर जाकर अयान का गिरेबान पकड़ा
और थप्पड़ों की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी आ गए और पापा ने गुस्से से मेरे हाथ पकड़ लिए। होश में हो क्या, पागल हो गई हो, क्यों मार रही हो? इसे मैंने रोते हुए वीडियो दिखा दी कि यह जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा था। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी। पापा को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने अयान को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। अयान ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थीं, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। अपनी बहन की जिस्म फरोशी करवाई। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। पापा ने उसे इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे खुद को उनसे छुड़वाकर घर से भाग गया और फिर कभी पलटकर उस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था, जिसका मैंने अबॉर्शन तो करवा दिया, मगर अयान ने जिस कदर घिनौना खेल मेरे साथ खेला था, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। भाई वही होता है जो आपके सगे वाले देन से हो। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान जहान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि शैतान परस्त मर्द हर वक्त इस आड़ में रहते हैं कि वो किसी न किसी बिनती हवा की इज्जत को नीलाम करें। तुम्हें अपनी तमाम देखने और सुनने वाले से यही गुजारिश करूंगी कि हमेशा अपनी बेटियों को साथ से यही गुजारिश करूंगी कि हमेशा अपनी बेटियों को साथ पर्दे में रखें और कभी किसी भी अनजान मर्द के सहारे पे उन्हें अकेला ना छोड़ें। इस सारे मामले में गलती किसकी थी, मेरे माँ बाप की, जो पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों से बिल्कुल ही बेफिक्र हो गए थे, या फिर मेरी कि मैं अपने सौतेले भाई के साथ अकेली इस घर में रहती थी और उस पर हद से ज्यादा एतबार करती थी, उसे अपना सगा भाई समझती थी। तो दोस्तों, अपने और अपनी परिवार को ध्यान रखा करो।